मुझे पैसा कब मिलने लगेगा? मुझे तो कभी पैसा मिलता ही नहीं है। मैं अगर आपको कहूं कि सिर्फ एक बंदा काफी है, आपको कैसी फिल्म लगी थी? आई एम pretty sure that you will say it's a great film and both the films didn't get any national award this year. जो दुनिया जज करती रही, मैंने कभी जज नहीं किया। मेरा करियर इसी आदमी ने बनाया। He is the real OG. मैं जानता हूं कि किसी को किसी से कोई ज्ञान नहीं चाहिए, एडवाइस तक नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि सोनल पूछ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज भी मुझे लगता है कि दूसरे किसी के पास वो ग्रेट रोल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मेरे पास आना चाहिए। कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि यार ये अवार्ड मेरा था, किसी और को मिल गया? The Right Angle with Sonal Kalra. अमिताभ बच्चन को एक रोल्स रॉयस गिफ्ट करने पे प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा की मां ने उन्हें थप्पड़ क्यों मार दिया? Why does शाहरुख खान keep a Santro amongst his fleet of luxury cars? अक्षय कुमार आज भी कभी-कभी होंडा CR-V क्यों यूज करते हैं? 90s का हर इंसान इस चेहरे को पहचानता है, बट वेयर इज शी टुडे? एक्टर मनोज बाजपेयी ने एस्पायरिंग एक्टर्स से ये क्यों कहा कि मुंबई मत आओ? Well, all these questions will be answered on the Right Angle show with me, Sonal Kalra. Welcome back once again. Let's get started with the weekly wrap. ये खबर सुनकर इस एक्टर के मेल फैंस का दिल तो श्योर कहीं ना कहीं टूटेगा, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी फॉर नरगिस फाकरी. वेल, रूमर हैज इट दैट शी इज अ मैरिड वुमन नाउ आफ्टर हर रीसेंट अपीयरेंस. मुंबई में हाल ही में हुए एक इवेंट पे नरगिस वाज स्पॉटेड विद टोनी बेग, अ बिजनेसमैन जिनको 3 साल से उनके साथ लिंक किया जाता है. फिल्म मेकर फराह खान जो उसी इवेंट पे मौजूद थी, उन्हें ये कहते सुना गया कि टोनी को कि कम स्टैंड विद योर वाइफ. बस दिस वीडियो वेंट वायरल एंड नाउ एवरीवन थिंक्स कि दिलवाले दुल्हनिया ले गए. वी विश द कपल अ रियली हैप्पी मैरिड लाइफ इफ इंडीड ट्रू. पिछले 4 डेकेड्स में पहली बार ऐसी बारिश हुई पंजाब में कि सभी लोग इस हफ्ते टेंशन में आ गए. द रेन्स wreaked havoc with 29 people losing their lives in the resulting floods. A lot of celebrities stepped forward to extend help. प्रीति जिंटा, जसबीर जस्सी और सोनू सूद जैसे नामों ने प्लेज किया अपना फुल सपोर्ट फॉर द फ्लड विक्टिम्स. सिंगर एक्टर एमी वर्क ने अडॉप्ट कर लिए 200 घर और दिलजीत दोसांझ ने भी अडॉप्ट कर लिए 10 हाईली अफेक्टेड विलेजेस इन दीज फ्लड्स. वेल, वी होप एवरीथिंग गेट्स वेल सून. मुंबई से भले ही दूर थे, but that did not stop the team of Hevan from celebrating Ganesh Chaturthi on the sets in Kochi, Kerala. We got our hands on a video of the film's leading star Akshay Kumar, जिन्होंने इको-फ्रेंडली गणपति को बहुत ही प्यार से रिस्पेक्टफुल वे में पकड़ा हुआ था और फिर उन्होंने विसर्जन किया. हेवान की शूटिंग फुल स्विंग में शुरू हो चुकी है अगस्त 23 से, विद प्रियदर्शन बिहाइंड द कैमरा एंड सैफ अली खान को-स्टारिंग विद अक्षय कुमार. सेलिब्रिटीज के महंगे कपड़ों की बात हुई थी पिछले एपिसोड में बहुत सारी. इस एपिसोड में फैंसी गाड़ियों की बारी है. सोशल मीडिया पे एयरपोर्ट और जिम स्पॉटिंग के वीडियोस तो भरे ही रहते हैं, लेकिन कांस्टेंट रहता है उन वीडियोस में सेलिब्रिटीज का अपनी स्वैंकी गाड़ियों से उतरना और हमारा ये सोचना कि ये गाड़ी कितने की होगी यार. फिल्म वर्ल्ड में सबसे बेस्ट गाड़ियों की कलेक्शन किसकी है, इस कॉन्टेस्ट का कोई विनर तो है नहीं. ना ही कि फिल्म स्टार्स की गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बट कई बार होती हैं बहुत रेयर, विंटेज और कस्टमाइज्ड एंड दे कॉस्ट फ्रॉम क्रॉस टू प्राइसलेस. टुडे इन आवर सोल्ड हमने सोचा कि इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि किसके पास आखिर कौन सी कार है बॉलीवुड में. तो शुरू करते हैं शाहरुख खान से. उन्हें हर जगह देखा जाता है आजकल इन हिज वाइट रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक ब्रिज, जिसकी प्राइस मुंबई में एक 2 BHK घर जितनी होगी, करीब तकरीबन 10 करोड़ रुपए. और शायद आपको ना पता हो कि रोल्स रॉयस कार के जो ओनर्स होते हैं उनको एक ऑप्शन मिलती है टू कस्टमाइज देयर कार्स इन 44,000 कलर्स. शाहरुख खान की कार कलेक्शन बिल्कुल उनके किंग वाले टैग को जस्टिफाई करती है. एक और नॉट सो कॉमन कार है उनके गराज में, विच इज़ BMW i8, विच इज़ अ हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार, जो शाहरुख खान ने 2016 में परचेज की थी. इस कार के मॉडल को वैसे कंपनी ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, 2020 में बंद कर दिया था. उनके कलेक्शन में है Audi A8L जो कि तकरीबन 2 करोड़ की है.
इन सबको मिला के शाहरुख खान के पास 8 गाड़ियां हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है उनके बारे में कि शाहरुख खान के पास अभी भी एक Hyundai Santro भी है, क्योंकि वो Hyundai ब्रांड का फेस रह चुके हैं इंडिया में फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ। शाहरुख का फेवरेट कार नंबर उनके डाई हार्ड फैंस को तो पता होगा, पर मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान की हर कार पे आपको दिखेगा 555, 555 या 0555 नंबर। SRK जो है वो सिर्फ गाड़ी खरीदने में नहीं, उसे गिफ्ट करने में भी विश्वास रखते हैं। अपनी दोस्त फिल्म मेकर फराह खान के साथ उन्होंने एक डील की है कि जब भी शाहरुख और फराह इकट्ठे काम करेंगे एक साथ, शाहरुख उनको एक कार गिफ्ट करेंगे। उनकी पहली फिल्म मैं हूं ना के रिलीज के बाद उन्होंने फराह को गिफ्ट की थी एक Hyundai Terracan। ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर दोनों की रिलीज से पहले पहले उन्होंने एक Mercedes SUV दी थी फराह को। अब आते हैं सलमान खान पे। भाईजान की फेवरेट जो काइंड ऑफ कार्स है वो SUVs हैं। फिलहाल उनकी फ्लीट में ऐड हुई हैं 2 बुलेट प्रूफ कार्स, बिकॉज सलमान खान की लाइफ पे थ्रेट्स हैं, आपको पता ही होगा इसके बारे में, फ्रॉम गोल्डी ब्रार एंड लॉरेंस बिश्नोई द गैंगस्टर्स। इन 2023 सलमान परचेज्ड अ निसान पेट्रोल वर्थ 2 करोड़, जो स्पेशली दुबई से इंपोर्ट करवाई गई थी उनके लिए। और इसी साल सलमान खान ने परचेज किया है एक Mercedes Maybach GLS 600, जिसका प्राइस तकरीबन 5 करोड़ या शायद उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज उसके साथ एक बुलेट प्रूफ आर्मर अटैच किया गया है। सलमान खान की जो कार्स की नंबर प्लेट है उसके बारे में बात करें तो उनकी कार्स आपको दिखेंगी हमेशा 2727 नंबर के साथ, बिकॉज December 27th हैपन्स टू बी हिज बर्थडे। अगर बॉलीवुड में किसी की सबसे इंटरेस्टिंग कार्स की कलेक्शन है तो इट हैज़ टू बी द देओल्स, धर्मेंद्र पाजी और उनके बेटे सनी एंड बॉबी देओल। धर्मेंद्र पाजी की एक गाड़ी है फिएट 1100 सेडान, जो उन्होंने उनकी फर्स्ट कार थी 1960 में, उन्होंने 18,000 रुपये में ली थी व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्टर। वो कार आज भी बहुत वेल मेंटेन्ड खड़ी है उनके घर पे। The rest of the cars owned by the family include a Range Rover Autobiography LWB 3.0 priced at rupees 3 crores, Porsche 911 GT3 priced at around 4 crores. इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनी को लग्जरी कार्स इतनी पसंद है कि he bought a Land Rover Defender Octa at 2.60 crores this year and became the first Bollywood celebrity to purchase this particular edition. इन सब सुपर एक्सपेंसिव गाड़ियों के बीच में देओल्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ अ फोक्सवैगन टिगवान, जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो बहुत ज़्यादा लगेगा कि सुपर रिच सेलिब्रिटीज ऐसी गाड़ियाँ भी लेते हैं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड फील आई ये बात सुन के। सेम केस है विद अक्षय कुमार। ऑफकोर्स वो इतने बड़े स्टार है कि उनके पास Mercedes GL 350, Mercedes Benz V Class, V220D, लग्जरी MPV जैसे हॉट व्हील्स तो होंगे ही, लेकिन उनके पास है एक और भी कार जिसके साथ उनकी सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है उनकी 6-7 गाड़ियों के ऊपर। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड इनिशियली, अक्षय डिड नॉट फॉरगेट हिज रूट्स। ही हैज अ Honda CR-V which he uses for work around the city quite regularly. This now discontinued model starting price was at 21 lakhs. उनके पास एक जीप कंपस भी है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 34 लाख रुपए थी 2018 में। अक्षय कुमार की कार का नंबर प्लेट नंबर अगर आपको बताएं तो उसमें आपको कॉन्स्टेंटली 9 दिखेगा, विच इज़ ऑल्सो हिज बर्थ डेट। आजकल अक्षय की फेवरेट राइड है उनकी 5-स्टार होटल ऑन व्हील्स टोयोटा वेलफायर, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1.32 crores है। हम इसे 5-स्टार होटल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द लग्जरी दैट दिस कार ऑफर्स इज रैदर गुड। उसमें पूरी सीट ऐसे लेट जाती है, यू नो, लाइक अ फुली रिक्लाइनर सीट। नो वंडर कि वेलफायर बॉलीवुड में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की पसंद बन गई है आजकल, फ्रॉम सुपरस्टार्स लाइक आमिर खान टू अजय देवगन। अजय के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन फिल्मों में तो वो बड़े बड़े स्टंट्स करते रहते हैं, रियल लाइफ में भी उनकी पसंद जो है वो थोड़ी लार्जर देन लाइफ है। ही ओन्स 7 हाई-एंड luxury cars which include a black Rolls-Royce Cullinan, the price starting from 7 crores, a black Mercedes Maybach GLS 600 worth 3 crores and a convertible BMW Z4. उनके कलेक्शन में एक इंटरेस्टिंग गाड़ी है Maserati Quattroporte which he bought in 2008. Ajay was one of the first Bollywood celebrities to own that car then. सिर्फ मेल स्टार्स ही नहीं, हमारी एक्ट्रेसेस जो है वो भी बहुत बड़ी कार लवर्स हैं। कटरीना कैफ परचेज्ड अ लैंड रोवर रेंज रोवर वोग LWB इन 2019, जिसके लिए उन्हें जेब से ढीले करने पड़े तकरीबन 2 करोड़ रुपए। उनके पास 2 और कार्स भी हैं, Audi Q7 costing about 1 crore and a Mercedes ML 350 costing around 60 lakhs. Her preferred car number is 8822. उनके हस्बैंड एक्टर विकी कौशल इज ड्रिवन अराउंड इन आइदर ऑफ हिज 2 कार्स, BMW X5 और Mercedes Benz GLC. Another actress, Alia Bhatt,
ओन करती हैं 4 लग्जरी कार्स, रेंज रोवर वोग, BMW 7 सीरीज, Audi Q7 एंड Audi A6, जो कि उनकी फर्स्ट एवर कार है जो आलिया ने परचेज की थी विद हर ओन मनी. हर फेवरेट कार नंबर इज 1500 because 15 is her birth date. She was born on March 15th. सबसे अतरंगी और एग्जॉटिक कार कलेक्शन है एक्टर रणवीर सिंह की. उनके पास 5 गाड़ियां हैं. अक्टूबर 2024 में उनके घर पे आई रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी तकरीबन 5 करोड़ की. उनके पास एक और सस्ती गाड़ी है, मैं बताऊं उसका क्या नाम है? उसका नाम है लैम्बोर्गिनी उरूस. उन्होंने खरीदी है अरांचियो बोरियालिस कलर में लैम्बोर्गिनी उरूस पर्ल कैप्सूल एडिशन, जो कि उन्होंने लिया था 2021 में 4 करोड़ में. अपने 32nd बर्थडे पे ही गिफ्टेड हिमसेल्फ एन एस्टन मार्टिन रैपिडे एस. ये 4 करोड़ की सुपर कार मुंबई की सड़कों पे कैसे चल पाती होगी, ये मैं सोच रही हूँ, शायद आप भी सोच रहे होंगे. उनका रणवीर सिंह का जो फेवरेट नंबर है वो है 6969 और उनकी लगभग सारी कार्स पे आपको यही नंबर दिखेगा. तो ये सब बात तो ही एक्टर्स की अपनी खरीदी हुई कार्स की. याद है हमने आपको बिगिनिंग में बताया था कि कैसे शाहरुख खान अपने फ्रेंड फिल्म मेकर फराह खान को कार्स गिफ्ट भी करते हैं. आपको कुछ और ऐसे एग्जांपल्स बताती हूँ जिन्होंने एक्सपेंसिव गाड़ियाँ एक दूसरे को गिफ्ट की बॉलीवुड में. भूल भुलैया 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अपनी फिल्म की सक्सेस से उनको इतनी खुशी हो गई कि उन्होंने अपने लीड एक्टर कार्तिक आर्यन को इंडिया की पहली मैक्लारेन GT ऑरेंज शेड में गिफ्ट की थी. सिर्फ लगभग 5 करोड़ की गाड़ी थी उनका ये गिफ्ट. Producer Vidhu Vinod Chopra, as a gesture of thanks, gifted a Rolls-Royce Phantom to actor Amitabh Bachchan in 2007 after their film Eklavya the Royal Guard. इसके बारे में एक फ़नी इंसिडेंट विदु विनोद चोपड़ा ने रिकॉल किया था इन एन इंटरव्यू रिसेंटली. मैं उन्हें कोट कर रही हूँ. वे ही सेड, आई टुक माई मदर विद मी व्हेन आई वाज गिफ्टिंग द कार टू अमिताभ. शी हैंडेड हिम द कीज. She came back, sat in my car, which was a blue Maruti van. She called Big D Lambu. I did not have a driver at that time, so I was driving. She told me कि तूने लंबू को गाड़ी दे दी. I said हाँ. She replied, तू खुद क्यों नहीं लेता ऐसी गाड़ी? I told her that I would buy a car when it would be time. She responded saying 11 लाख की तो होगी, and I laughed because she did not know कि वो गाड़ी 4.5 करोड़ की थी. I told her the cost and she slapped me, calling me बेवकूफ. I will never forget that because what is money if it can't give you joy? Unquote. तो ये था बॉलीवुड के स्टार्स का एक अल्टीमेट गैराज टूर जहां सेंटिमेंट और स्वागत दोनों के लिए जगह थी. कुछ के लिए कार एक इन्वेस्टमेंट है, कुछ के लिए एक इमोशन है और कुछ के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट. नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सेलिब्रिटी के को एयरपोर्ट पे देखें तो याद रखना कि उनके आउटफिट से ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है उनकी पार्किंग स्पॉट. राइट एंगल के रॉफल मोमेंट की गूंज इतनी दूर तक जाती है तो हमें खुद भी पता नहीं था. अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट एपिसोड देखा तो आपको पता होगा कि हमें रॉफल मोमेंट्स दिया था सिंगर मीका ने. मीका पाजी ने क्या किया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी जो डायरेक्टर प्रियदर्शन की करियर की लास्ट फिल्म के बारे में थी, लेकिन उन्होंने उन्हें उनकी लाइफ की लास्ट फिल्म समझ के उस पर ओम शांति कमेंट कर दिया था. और उसके बाद उस पर बहुत सारे फ़नी कमेंट्स भी आए थे और ये हमने अपने लास्ट वीक के रॉफल मोमेंट में फीचर किया था. तो मीका ने हमारे इस सेगमेंट के ऊपर कमेंट किया और सोचा कि वो प्रियदर्शन जी से माफ़ी मांगेंगे और उन्होंने अपनी माफ़ी की पोस्ट में ये लिखा, सो सॉरी टू ऑल द फैंस, ऑडियंस एंड एवरीवन फॉर माय मिस्टेक. येस यू आर राइट, आई ओनली हर्ड द लास्ट सेंटेंस एंड आई थॉट समथिंग हैज़ हैपेंड टू द लेजेंडरी प्रियदर्शिनी जी. मे गॉड ऑलवेज ब्लेस हिम, ही इज़ माई फेवरेट. मीका पाजी, आपने अपने सॉरी में भी गड़बड़ कर दी है और आपने प्रियदर्शन जी को प्रियदर्शिनी जी लिख दिया और हमें दे दिया इस हफ्ते का भी रॉफल मोमेंट. इट्स रियली रियली स्वीट ऑफ यू टू हैव एक्चुअली एक्नॉलेज्ड योर मिस्टेक. लेकिन आपकी मिस्टेक ने हमें फिर से एक बार जोर से हंसा दिया. श्योरली प्रियदर्शन जी को भी हंसा दिया होगा. अब रॉफल मोमेंट्स पे आपको हंसी आ ही रही है तो हम इस हफ्ते से पेश करते हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है कमेंट्स टेक द केक. सो एवरी वीक हम आपको कोई ना कोई वायरल पोस्ट या वीडियो दिखाएंगे जो कि खुद तो बहुत फ़नी है ही, लेकिन उस पर जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो उससे भी ज़्यादा फ़नी है. तो आज बात करते हैं एक्टर उर्वशी रौतेला के एक वीडियो की जो अभी वायरल हुआ. उन्होंने फिल्मी ज्ञान को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो बन गई एशिया की, मे बी वर्ल्ड की फर्स्ट वुमन टू सिंग राग यमन. ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कमेंट्स में लिखा हुआ है. आप ज़रा पहले उर्वशी का ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आपको कुछ कमेंट्स बताती हूँ. आरी पिया बिना अली री
आरी पिया बिन सखी जब से पिया परदेस गवन कीनो रतिया खटत मोहे तारे गिन गिन हेरी आरी पिया बिन। तो किसी ने इस पे लिखा है कि दिस इज अ वेरी रेयर राग मियाँ की कानफोड़ी बाय विदुषी उर्वशी रौतेला जी फ्रॉम डाकू महाराज घराना। एक और कमेंट है जिसमें लिखा है किसी ने कि मुंबई आपसे दूर जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये सुन के पिया स्वर्ग सिधार जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। किसी ने कहा है कि हमला अचानक से हुआ है। और सबसे बढ़िया कमेंट है कि कोई कह रहा है कि 999 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम भीमसेन जोशी जी। वेल उर्वशी, आप हमें हमेशा बहुत हंसाते हो, गॉड ब्लेस यू, बट दिस टाइम द कमेंट्स टुक द केक। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग का जो ब्यूटीफुल फेस है वो आज कहाँ है? इन द वेयर आर दे सेगमेंट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मयूरी कांगो, जिनका एक्टिंग वर्ल्ड में एंट्री और एग्जिट दोनों काफ़ी अब्रप्ट हुआ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, उन्हें बाय चांस फिल्म मेकर सईद अख्तर मिर्ज़ा ने स्पॉट कर लिया कहीं और फिल्म का ऑफर दे दिया, जो फिल्म बाद में बनी नसीम नाम से। फिल्म तो नहीं चली लेकिन उन्हें नोटिस किया गया और डायरेक्टर महेश भट्ट ने मयूरी को ऑफर की अपनी फिल्म पापा कहते हैं। इसके बाद मयूरी वेंट ऑन टू स्टार इन मोर फिल्म्स लाइक बादल। इवन 2003 तक मयूरी वाज एक्टिंग इन टीवी शोज लाइक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने करिश्मा कपूर की डॉटर का रोल किया। सेम ईयर में हो गई उनकी शादी और मयूरी अमेरिका शिफ्ट हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कमाल था। मयूरी देन परस्यूड एन MBA डिग्री और फिर पता चला कि उन्होंने ज्वाइन किया है इंडिया इंडस्ट्री हेड एजेंसी बिजनेस फॉर गूगल इंडिया। ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो गई थी कुछ टाइम पहले। आज मयूरी हु इज नाउ 43 years old, इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शी हैज़ नाउ जॉइंड द पब्लिसिज ग्रुप एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम। मयूरीज लाइफ स्टोरी सर्टनली एन इंस्पिरेशन और इस बात का प्रूफ है कि लाइफ कैन चेंज वेरी फास्ट एनी सेकेंड। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। इस हफ्ते इन द व्हाट टू वॉच सेगमेंट हम बता रहे हैं दो फिल्मों के बारे में जो आ रही हैं। एक्शन अवतार में वापस आ रहे हैं टाइगर श्रॉफ विद बागी 4, विच इज द 4th इंस्टॉलमेंट इन द फ्रेंचाइज बाय द सेम नेम। साथ में रिलीज हो रही है थिएटर्स में फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स। दोनों फिल्में काफ़ी डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में हैं, सो व्यूअर्स को बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी इस वीक चूज फ्रॉम। स्नीक पीक में है इस हफ्ते नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर राम रेड्डी की फिल्म द फेबल, जो कि फाइनली रिलीज हो रही है इंडिया में एज जुगनुमा। Starring acclaimed actor Manoj Bajpayee as Dev in the leading role, the film is based in the Indian Himalayas of 1980s. आप इसका ट्रेलर देखिए, बहुत ही fascinating take है on the relationship between man and nature. The film actually was shot during COVID but release अब हो रही है on September 12th in theaters. Please go and watch Jugnuma. The trailer of course is amazing. आप अभी देखिए। 1989 का बसंत था। उस ऋतु को कोई नहीं भूल सकता। 3 पहाड़ों को समेटते हुए 5000 एकड़ का ये एस्टेट हमारे इलाके का सबसे बड़ा बागान था। पापा, आप क्या कर रहे हो? Get out, जुजू। इन पहाड़ों ने क्या क्या ताड़ रखा था, क्या पता। स्प्रे का काम कल से चालू कर रहे हैं सर। 1 महीने में पूरा काम खत्म। मूल गांव में किसी को पेस्टिसाइड से अभी भी दिक्कत है? नहीं सर, नहीं। अब तो वहाँ के बड़े बूढ़े भी अलाउ करते हैं पेस्टिसाइड्स को। नए लोग ना, और घर की तरफ देख रहे थे। इन पहाड़ों में सब सुंदर था, अच्छा था, लेकिन हल्की सी ठोकर और अच्छे भले इंसान बिखर जाते। पापा, आग लगी है पापा, इन द नॉर्थ विंग। हम लोग कल पता करते हैं जले पेड़ों के बारे में। कल रात को फिर आग लगी मोहन। जिसने भी किया है उसने
आपने वो जानबूझकर चुना ताकि मुझे दिखाई दे सके। वेल, अगर ऐसा है तो वो लोग तुम्हें जानते होंगे। आई थिंक दिस मैटर इज वेरी सीरियस। सर, इधर वेस्ट की तरफ से भी धुआं नजर आ रहा है। हम आग बुझा रहे हैं कि मजे लेने क्या हम? कोई कुछ बताना चाहता है क्या मुझे गांव में? किसी को कुछ चाहिए क्या मुझसे? In the on call with segments this week, मेरे साथ जुड़ रहे हैं somebody who can easily be called one of India's greatest actors, a very very talented powerhouse. उन्हें जाना जाता है एक और नाम से, मनोज बाजपेयी. Hello Manoj, welcome to the Right Angle. Thank you Sonal, thank you very much. मनोज, ये इंस्पेक्टर झेंडे का ट्रेलर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपकी आने वाली फिल्म, वैसे अक्सर क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, इसमें क्रिमिनल तो काफ़ी ग्लैमरस हैं ही, लेकिन यू आर राइटली ग्लोरीफाइंग द पर्सन, द कॉप हु कॉट हिम. सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इंस्पेक्टर झेंडे. Well, Inspector Jhende is somebody who is quite a celebrated police personnel in Maharashtra, because of the few of uh, the most impossible job that he has accomplished. बट लेकिन यार, बाकी हिंदुस्तान में उस आदमी को उतना नहीं जाना गया जितना कि वो डिजर्व करते थे. तो जो प्रोड्यूसर है ओम राउत, उनकी बहुत इच्छा थी, उनके पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि यार इंस्पेक्टर झेंडे पे फिल्म बनानी चाहिए, और जिसने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ा था. तो जब इसको लिखना शुरू किया तो पता चला कि उनकी ज़िंदगी पे इतनी ज़्यादा सीरियस फिल्म इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि खुद ही बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट आदमी है. और वो अपने जैसा कि मुझे बताया गया कि कभी उन्होंने अपने पिस्टल का यूज़ ही नहीं किया अपने पूरे करियर में, और इतने सारे इम्पॉसिबल टास्क को उन्होंने सॉल्व किया था. ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम कैचिंग दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल, अब उन्होंने कई सारे रैट्स रोक दिए, कई सारी जगह पे जो है उनके अपने पुलिस वाले जो बंधक बनाए हुए थे उनको छुड़वा लिया, किसी दूसरे स्टेट में जाकर के एक बहुत बड़े माफिया के आदमी के पास से किसी को छुड़ा के लेके आए. सो आई थिंक हिज लाइफ डिजर्व्ड दिस अटेंशन and this tribute from us. तो मनोज, एक बात है कि जब किसी कॉप पे फिल्म बनती है, पुलिस वाले पे फिल्म बनती है, तो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बहुत ही सीरियस तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया जाएगा. बट व्हेन आई वाज वाचिंग द ट्रेलर आई रियलाइज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड दैट्स एक्चुअली गोइंग वेरी वेल विद द फैक्ट दैट दिस पर्सन इंस्पेक्टर झेंडे वाज वेरी चिल्ड आउट. बट आप लोगों में कहीं ये कंसर्न था कि कहीं ह्यूमर की वजह से उस रोल की सीरियसनेस जो है वो डाइल्यूट नहीं हो जाए? I mean, nobody is trying to create a comedy here. There are situations like that which is creating humor, and डायरेक्टर की पूरी कोशिश यही थी कि भाई हम में से कोई भी एक्टर जो है कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करेगा. आप हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं या सेटअप है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन उसके बीच में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको हंसने पे मजबूर कर देती हैं. इसमें कोशिश हम में से किसी की नहीं रही है. चाहे जो ट्रेलर में भी अगर आप देखें तो ट्रेलर में भी आपको लग जाएगा कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही फनी है. एक तो वो बहुत रेगुलर मिडिल क्लास आदमी हैं रहे हैं, और ख़ास करके जब वो अराउंड 48-49 के थे, ऐसे पुलिस टीम मिली थी उनको जिसमें कि सब लोग जो है लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे से आते थे. उन लोगों के पास वो सब पहली बार वो लोग जब जा रहे हैं गोवा, तो वो उससे पहले कोई भी जो है फ्लाइट में नहीं गया है, और जब वहाँ जाते हैं तो गोवा में सबके साथ मिंगल करना है, नॉर्मल दिखना है, डिस्गाइज में होना है, तो उसके लिए पैसे भी नहीं है इस पुलिस टीम के पास में.
तो एक अकाउंटेंट भी रखा है इन्होंने कि वो हमारे सारे जो एक्सपेंडिचर है उसका ख्याल रखेगा. So it's that itself is lending it to a very good comic thriller. Uh, so तो डायरेक्टर का भी पूरा इंस्ट्रक्शन था और हमने भी उसी तरीके से हम उसी लाइन पे गए कि लेट्स नॉट मेक इट अ सीरियस वन और अ स्लैपस्टिक वन. Let's make it something which is real yet very very humorous. वो एक्चुअली काफ़ी ऑर्गेनिकली आ रहा है. मनोज, आप यू बीन क्वाइट अ चैम्पियन ऑफ ओटीटी. तो ओटीटी स्टार्स को अब थिएट्रिकल स्टार्स के बराबर की शोहरत तो मिल गई है, बट थिएट्रिकल स्टार्स के बराबर का पैसा कब मिलेगा? मुझे पैसा कब मिलने लगेगा? ओटीटी स्टार्स को, पर अगर आप अपनी बात करना चाहो तो ज़रूर. नहीं 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 नहीं, मैं मतलब मुझे तो कभी पैसा मिलता ही नहीं है. और आजकल थिएटर में भी किसी को पैसा नहीं मिल रहा है. अब थिएटर में इसलिए कि जब फिल्में थिएटर में जाती हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत रिस्क है, आप तो जानते हो, तो बजट हमको जो है बजट कंस्ट्रेंट काफ़ी होता है. तो अब जो थिएटर में भी लोग फिल्में कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या कोई भी, उनको उस तरह के पैसे नहीं मिल पा रहे बिकॉज दे वांट टू मेक इट अ रिस्क फ्री प्रोजेक्ट. ओटीटी पे ओटीटी को तो मैं 7 साल से मैं बिजी हूँ ओटीटी पे, क्योंकि ओटीटी के अलावा और कुछ था भी नहीं. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एडवांटेजेस बहुत रहे हमारे लिए. एक तो पूरी फैमिली बैठ करके साथ में एक अच्छी कहानी देख सकते हैं, अच्छा एंटरटेनमेंट उनको मिला, और चॉइसेस मिले सारे एक्टर्स को, सारे डायरेक्टर्स को. Choices, varied choices. I mean, they were most of the talented actors were spoiled for choices, I would say. मेरे बाद के जनरेशन के जितने लोग आए today, Sonal, I must tell you that all of them have a lifestyle today. All of them are leading a dream life. जहाँ पे आपको आपके मन का काम भी उनको मिला इतने साल में, उनको पैसा भी मिला, और वो बिजी भी हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिला. तो इतने सारे टैलेंट को ओटीटी जैसा मीडियम ही कंज्यूम कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे लगातार चीज़ें बन रही हैं कई साल से, और लगातार ओटीटी को ज़रूरत थी टैलेंट की, बिकॉज ओटीटी विदाउट टैलेंट कैन नॉट सर्वाइव. कहानियाँ उस तरह की होती हैं, कहानियाँ आउट ऑफ बॉक्स होती हैं. फिल्में या डायरेक्टर्स भी जो है अलग अलग ढंग के आने शुरू हुए. यहाँ पे राइटर्स का मीडियम है, तो राइटर्स बहुत सारे यहाँ पे बिजी हुए. तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, इवन इंक्लूडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. थिएटर्स अब धीरे धीरे वापस आ रहा है थिएटर मीडियम. लेकिन थिएटर मीडियम का अभी के समय में यह है कि द बजट्स हैव गॉन रियली डाउन, बिकॉज एज आई सेड दे वांट टू मेक इट अ रिस्क फ्री endeavor, which is good. I mean, it's coming up. It will take a little bit of more time, but it will definitely come back into its strength. But personally, I really want films, OTT, or satellite, all of these mediums to do very well. Because if they do very well, there will be no monopoly of anyone, and it will only be good for all the filmmakers and all the actors and all the creative departments. मनोज, आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं अपने करियर में, पर कभी इतने सालों में कोई ऐसा मोमेंट था जहां आपको लगा कि यार ये अवार्ड मेरा था, किसी और को मिल गया? ये जज कर पाना बड़ा मुश्किल है. देखिए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती हैं सारे बिग प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत ज़्यादा. लेकिन मैं एक नेचुरली एक अलग डीएनए का आदमी हूँ. मैं किसी से भी पूछूं कि लास्ट ईयर किसको मिला था बेस्ट एक्टर, चाहे वो नेशनल अवार्ड में, चाहे फिल्म फेयर पे या किसी और बड़े अवार्ड पे, तो इमीडिएटली आप नहीं बता पाएंगे. और मैं सिर्फ लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ. मैं अगर आपको कहूँ कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, आपको कैसी फिल्म लगी थी, आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल से इट्स अ ग्रेट फिल्म, राइट? ट्रू. Or about Joram, which and both the films didn't get any national award this year. But what matters to me, how great the films are and how proud I am of my films.
or of my work, because after that you have to move on from there. It's award functions are only for one evening. सबने भूल जाना है नेक्स्ट डे. जो यादें रहेंगी वो काम याद रहेगा, वो फिल्में याद रहेंगी. यू हैव टू मूव ऑन एंड यू कांट बी letting an award to validate your work. And if you are doing that, I think you are doing a great harm or injustice to yourself and to the film that you are associated with. या एब्सोल्युटली वेरी ट्रू. मनोज, एक खबर है जिसने आपके फैंस को बहुत खुश कर दिया है कि आप 27 साल के बाद फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के साथ दोबारा काम कर रहे हो. तो इतने सालों में, इतने साल के बाद आपने काम किया उनके साथ, तो ऐसी क्या एक चीज़ है राम गोपाल वर्मा के बारे में जो बिल्कुल नहीं बदली, और ऐसी क्या एक चीज़ है जो शायद बिल्कुल बदल गई है? I mean, Sonal, but trust me, I have finished one schedule of this film and I'm zapped completely. And I'm not creating any expectation here. What I have experienced on the set, what the output of it is something mind blowing, and it has only been possible because of that man's vision. The one thing that he has reasserted in this schedule is that he is the real OG. This guy, this gentleman was not gone anywhere. He is going to be back, and how? And what hasn't changed is this: his ability to go completely beyond anybody's imagination as a filmmaker, as a creative person. His ability to be so courageous that you, who is working with him, at times get scared with his audaciousness. Okay. And what has changed? What has changed that Ramu has become very inclusive. Very, very. The Ramu that I saw and experienced during Satya, Shul and Kon, Ramu is much more inclusive than those days today. Ramu has never been this kid even then. Right now he looks like someone, a kid, 3-year-old kid in a candy store. बच्चे की तरह, एकदम बच्चे की तरह. और वो जो 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 रिजल्ट भी आ रहा है वो उसी के कारण आ रहा है. What hasn't changed that today he sits down with you and tell you what has gone wrong with him in all of these years. How many people can have that kind of a courage? Yeah, that honesty with himself. Yeah, honesty with oneself. Okay. And the result has completely blown me away. What I am interested in Ram Gopal Verma, the director, right? Even Ramu भी क्या expect करते हैं मुझसे कि Manoj should put his best foot forward. यही हम expect करते हैं. मैंने कभी भी रामू को जो दुनिया जज करती रही, मैंने कभी जज नहीं किया, बिकॉज मुझे हमेशा से पता था कि इस आदमी ने मेरा करियर इसी आदमी ने बनाया. इसी आदमी का विश्वास था कि मैं आज यहाँ हूँ. राइट. दूसरी ये बात कि जिस आदमी ने सत्या बनाई हो और कौन और शूल बनाया हो, वो आदमी पे वो आदमी आराम से पैर ऊपर रख करके अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है. He deserves that. But the hunger part of it, at this juncture, is it. मतलब मैं आपको बोलूं कि हर दिन मैं परेशान रहता था कि इस आदमी को मैच कैसे करें, इस आदमी की एनर्जी को, इस आदमी के हंगर को कैसे मैच किया जाए. सो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा I was on a tenter hook. I have to make him happy with my performance. I really have to surprise him. So he created that with his own hunger, with his own changed self. वो मुझे बहुत मजा आया. वैसे मनोज, आप उनकी तारीफ कर रहे हो, but what I'm sensing, I need to tell you that this also speaks a lot about you as a person, because he's seen ups and downs in his life, but for you to stand by him
एंड द वे आप उनके साथ खड़े हो ये आपकी आंखों में दिख रहा है. दिस इज सो विजिबल एंड इट सेज अ लॉट अबाउट यू. No, Sonal. And I must say that he's as lucky to have you as you are lucky to have him in your life. No, I have been very lucky because uh, Ram Gopal Verma kind of director, they can always, come back and really throw you out of your alignment. He's that kind of a talent, and I have never been wrong. When and I'm telling you only after finishing the first schedule. या अमेजिंग. मनोज आप ये बताइए कि आपके इतने सारे रोल्स जो कैरेक्टर्स आपने किए, इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए, उसमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? एंड प्लीज़ इसको आंसर करते हुए आप उनकी कमर्शियल सक्सेस को ध्यान में मत रखना, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है उसके बारे में प्लीज़ आप बताओ, आपके अपने कैरेक्टर्स में से. I'll be the last person to keep the commercial thing in mind. मेरी बहुत ही कम फिल्में हिट रही हैं थिएटर में. My own personal favorite is गली गुलियां. गली गुलियां Amazon पे है, कभी जाके देखना चाहें तो दे सकते हैं. मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है बुधिया सिंह, जो कि नेटफ्लिक्स पे है. मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट जो ये मैं चाहे जितने भी पुलिस किरदार पढ़े हैं मैंने किए हैं, मेरी आज की तारीख में बहुत ही चिल्ड आउट और वेरी रियलिस्टिक जो इंस्पेक्टर झेंडे है, जो हाल फिलहाल में मैंने एक फिल्म पे मैंने 7 इयर्स बिताए, वो है जुगनुमा, जो कि रिलीज हो रही है. ये लॉकडाउन से पहले बननी शुरू हुई थी, फिर लॉकडाउन 3 दिन के बाद बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था. वापस गए थे हम, तब डेल्टा ने हिट किया, फिर हमने किसी भी तरीके से फिल्म ख़त्म की थी, और उसके बाद फेस्टिवल रन इसका बहुत बड़ा रहा. आप जब फिल्म देखेंगे तो तब आप अभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं सही था. मेरे ख्याल से जुगनुमा जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, लाइक झेंडे. ये तो मनोज आई थिंक थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये फिल्में इतनी अच्छी फिल्में जो है इनको लोग देख पा रहे हैं. To get screens, to get right shows for these films were very very difficult, very difficult. और उन फिल्मों को उन थिएटर्स में किसी तरह से सस्टेन करना 2 हफ्ते भी, it used to be very difficult. मनोज, माय लास्ट क्वेश्चन एंड विच इज़ आवर सिग्नेचर क्वेश्चन एट द राइट एंगल, कि आपके इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं जो जानना चाहते हैं कि अगर किसी को कल का मनोज बाजपेयी बनना है तो उसे क्या करना होगा? It's a very difficult shoes to wear. Well, मैं आपके थ्रू लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं एक्टिंग को लेके, मैं 10 साल की उम्र में भी पागल था और आज भी पागल हूँ. मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ. मैं जानता हूँ कि किसी से कोई ज्ञान नहीं चाहिए, एडवाइस तक नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि सोनल पूछ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल की उम्र से लेके आज तक मैं एक्टिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा जुनूनी, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा हूँ. आज भी मुझे लगता है कि दूसरे किसी के पास वो ग्रेट रोल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मेरे पास आना चाहिए. हैविंग सेड दैट, उसका मतलब ये है कि मेहनत और वो पागलपन अपने काम के लिए हमेशा बनाए रखें. अगर आपको एक्टिंग के ज़रिए अच्छी गाड़ी खरीदनी है, एक्टिंग के ज़रिए अच्छे अच्छे घर में रहना है, एक्टिंग के ज़रिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, एक्टिंग के ज़रिए देश विदेश घूमना है, तो मैं कहूँगा कि एक्टिंग मत कीजिए, क्योंकि वो सब पाने वालों का जो रेशियो है बहुत कम है. अगर आप एक्टिंग इसलिए करना चाहते हैं कि आप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तभी आइए इधर. Well, Manoj, so many people and everyone answers this question, but I must tell you that your answer would remain as one of my personal favorites. Thank you so much for taking out the time and being on the right angle. I hope all the angles in your life always remain the right angle. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.
And with this we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. YouTube पे हिंदुस्तान टाइम्स के चैनल पे इस शो के नीचे आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं. नहीं तो you can also mail me directly at sonal.kalra@hindustantimes.com. I would look forward to your feedback and I will see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. कुछ हो रहा है, मेरी आंखों में कुछ लग रहा है धुआं धुआं सा जैसा. तुम्हारे फोन से टंग टंग आवाज आ रही है, जिसके लिए उन्हें जब से ठीक है बस बंद. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इस आइकॉनिक, ये मैंने बहुत ही गंदे तरीके से गा दिया. इतना क्या बचा रहे हो 1 सेकंड में कट करने के लिए? क्या बचाया?